हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसकी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन कर दिया था, वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा था और रे के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम ह्यूजेंस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ह्यूजेंस प्रिंसिपल का यूज करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब स्नेल्स लॉ को प्रूव करने वाले हैं और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल पे। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था। ह्यूजेंस प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमारा जो वेव फ्रंट होता है उस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो एक सोर्स की तरह एक्ट करने लग जाते हैं और उन सोर्सेस से नए डिस्टरबेंसेस जनरेट होते हैं और वो नए डिस्टरबेंसेस को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स और सेकेंडरी वेवलेट्स। और भी इसने दो पॉइंट और दिए थे। क्या थे उसमें कि हमारे जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड करती है हर डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड करती हैं। और किस स्पीड से करती हैं? विद द स्पीड ऑफ लाइट। उस मीडियम के अंदर जो भी होगी स्पीड ऑफ लाइट से करेंगी। तीसरा पॉइंट इसमें यह बताया गया था कि अगर आपको एक नया वेव फ्रंट निकालना है एट एनी लेटर टाइम, किसी भी टी टाइम के बाद आपको एक नया वेव फ्रंट चाहिए, तो आप क्या करो, वो जो हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं टी टाइम बाद उन सेकेंडरी वेवलेट्स का फॉरवर्ड एनवलप निकाल दो। फॉरवर्ड एनवलप मतलब टेंजेंशियल सरफेस निकाल लेना। अब इनको हम पॉइंट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ह्यूजेंस प्रिंसिपल से हमें मिला था कि ईच पॉइंट on a wavefront acts as a source of new disturbance called न्यू डिस्टर्बेंसेस मतलब सेकेंडरी वेव्स। न्यू डिस्टर्बेंस मतलब होगा सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स या सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमारा जो वेव फ्रंट होता है उसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो एक सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ सोर्स। न्यू डिस्टर्बेंसेस जनरेट होंगे उन सोर्स से। न्यू डिस्टर्बेंस मतलब सेकेंडरी वेव्स और सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होती हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स spread out in all directions with the speed of light। किस स्पीड से स्प्रेड होती है? हर डायरेक्शन में स्प्रेड होगी, पर किस स्पीड से होगी? विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से। विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम के अंदर। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट ह्यूजेंस प्रिंसिपल का। अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हमें नया वेव फ्रंट निकालना है, ठीक है, न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम टी, कुछ भी हो सकता है किसी भी समय बाद, लेटर टाइम इज गिवन बाय फॉरवर्ड एनवलप, अब फॉरवर्ड एनवलप किसका? फॉरवर्ड एनवलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम। उस टाइम पे सेकेंडरी वेवलेट्स का फॉरवर्ड एनवलप अगर हम निकाल लेते हैं तो फॉरवर्ड एनवलप सेकेंडरी वेवलेट्स का जो भी निकलेगा वही आपका नया वेव फ्रंट होगा। अब यहाँ पर मेन कंफ्यूजन या मेन क्वेश्चन आपका ये होगा
कि मैं जो ये बात कर रहा हूं ये फॉरवर्ड एनवलप की, तो ये फॉरवर्ड एनवलप का मतलब क्या है? फॉरवर्ड एनवलप का मतलब है टेंजेंशियल सरफेस। क्या है? टेंजेंशियल सरफेस। टेंजेंशियल सरफेस होता है इसका मतलब। हमारी जो भी सेकेंडरी वेवलेट्स बनती हैं, उन सेकेंडरी वेवलेट्स का जो भी आपका टेंजेंशियल सरफेस बनता है, टेंजेंट्स को जोड़ जोड़ के जो हमारा एक सरफेस बनेगा, वही होता है फॉरवर्ड एनवलप। वही होता है फॉरवर्ड एनवलप, और वही फॉरवर्ड एनवलप नया वेव फ्रंट होता है। वही फॉरवर्ड एनवलप को हम न्यू वेव फ्रंट कहते हैं, जो कि सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से बना होगा। तो ह्यूगिंस प्रिंसिपल के 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, या आप इसके अजम्पशंस मान सकते हो ऐसे, वो ये थे कि हमारे वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, उससे सोर्सेस से नए डिस्टरबेंसेस जनरेट होंगे। नए डिस्टरबेंसेस मतलब सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स। और फिर सेकेंड पॉइंट कि ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो होती है हर डायरेक्शन में स्प्रेड आउट करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, उस मीडियम के अंदर जो भी है उस स्पीड ऑफ लाइट से। फिर हमें अगर नया वेव फ्रंट निकालना है एट एनी लेटर टाइम, तो हम क्या करेंगे? जो हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उसका क्या निकाल लेंगे? फॉरवर्ड एनवलप, मतलब टेंजेंशियल सरफेस निकाल लेंगे, उससे हमें नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे ह्यूगिंस प्रिंसिपल के 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ह्यूगिंस प्रिंसिपल का यूज करके हम वेव फ्रंट कैसे निकाल सकते हैं टी टाइम के बाद, उसे समझते हैं, मतलब ह्यूगिंस कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है? इन सब का नोट्स जरूर बना लेना जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको ये बाद में रिवीजन करने में आसानी रहेगी, याद करने में आसानी रहेगी। तो नोट्स जरूर बनाया करें, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका या जो भी है, ठीक? पॉज करके बना लेना वीडियोस, इसके नोट्स नोट डाउन जरूर करा करो इन सब चीजों। अब आते हैं ह्यूगिंस कंस्ट्रक्शन पे। मतलब अब ह्यूगिंस कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं अभी। ह्यूगिंस कंस्ट्रक्शन, ह्यूगिंस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? ये एक ऐसा ज्योमेट्रिकल मेथड है जिससे कि हम नए वेव फ्रंट की पोजीशन, नए वेव फ्रंट की शेप निकाल सकते हैं फ्रॉम नोन शेप एंड नोन पोजीशन ऑफ प्रीवियस वेव फ्रंट। कोई भी पहले का वेव फ्रंट होगा, उससे हम नए वेव फ्रंट की शेप और नए वेव फ्रंट की पोजीशन निकाल पाए ह्यूगिंस प्रिंसिपल का यूज करके, उसे ही बोलते हैं ह्यूगिंस कंस्ट्रक्शन। ठीक है? क्या है ये? इट इज ए ज्योमेट्रिकल मेथड। इट इज a geometrical method to find out new position and shape of, ठीक है? एक ज्योमेट्रिकल मेथड, इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं या लोकेट कर सकते हैं। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर फाइंड आउट लिखा है, आप यहाँ पर लिख सकते हो टू लोकेट न्यू पोजीशन एंड शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट, नए वेव फ्रंट की किसी भी टाइम बाद, टी टाइम बाद, कोई भी टाइम बाद, एट एनी लेटर टाइम ऑफ न्यू वेव फ्रंट फ्रॉम इट्स known position और shape। जब हमें किसी वेव फ्रंट की पोजीशन और शेप पता है, तो उस पोजीशन और शेप से हम एक नए वेव फ्रंट की पोजीशन और शेप निकाल पाए, उसे ही बोलते हैं ह्यूगिंस कंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया ह्यूगिंस कंस्ट्रक्शन क्या होता है? अब ह्यूगिंस कंस्ट्रक्शन का यूज करके हम नया वेव फ्रंट कैसे निकाल पाते हैं उसे समझते हैं। तो जैसे कि आप मान लो आपको कोई भी एक वेव फ्रंट दे रखा है, हो सकता है वो आपका, जैसे कि हमने एक स्पेरिकल वेव फ्रंट ले लिया, 2 तरीके के वेव फ्रंट में ले रहा हूं, ठीक है? ये हमारा एक स्पेरिकल वेव फ्रंट है और एक ये प्लेन वेव फ्रंट है। 2 तरीके के हम वेव फ्रंट ले रहे हैं। अब हमें
किस टाइम पे इन दोनों वेव फ्रंट्स की ये पोजीशन और शेप पता है। इस वेव फ्रंट की पोजीशन ये है, इसको बोल देते हैं ए बी, ये एक वेव फ्रंट है, ऐसी इसे भी ए बी वेव फ्रंट कह देते हैं। बस इन दोनों का शेप डिफरेंट है कि ये स्फेरिकल शेप का वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। अब हमें किसी टाइम पे ये वेव फ्रंट की शेप और पोजीशन पता है और ऐसी इस वेव फ्रंट की शेप और पोजीशन पता है, पर हम बोल रहे हैं हमें टी टाइम के बाद ये वेव फ्रंट कहाँ गया होगा, उसकी शेप और पोजीशन कैसी होगी वो निकालनी है। तो उसे निकालने के लिए हम हिगिंस कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। हिगिंस प्रिंसिपल के 3 पॉइंट्स यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एक एक करके। तो हिगिंस प्रिंसिपल का सबसे पहला पॉइंट क्या था वही हम यहाँ पर लगाएंगे। मतलब स्टेप 1 क्या फॉलो करोगे आप यहाँ पर। स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 तरीके के वेव फ्रंट दिए। अब हिगिंस प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। इस पे जितने भी ये वेव फ्रंट है, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उससे नए नए डिस्टर्बेंसेस मतलब सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स बननी शुरू हो गई होंगी। तो इस पे कोई भी 2-3 पॉइंट्स अपनी मर्जी से आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ले दिया एक पॉइंट, ये इसे स्मॉल ए स्मॉल बी, 3 पॉइंट्स दिखा देते हैं सिंपल यहाँ पर, और स्मॉल सी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमने दिखा दिए। ऐसे ही ये 3 पॉइंट्स इस पर दिखा दो, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, और भी पॉइंट्स दिखा सकते हो। ऐसा नहीं कि इसमें 3 ही पॉइंट्स होंगे जो सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। इस पे तो हर जितने पॉइंट्स होंगे वो एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। सारे पॉइंट्स करने वाले हैं सोर्स की तरह बिहेव। हम तो इसमें कुछ ही पॉइंट, मैं तो इसमें बस कुछ पॉइंट दिखा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए बस। अब हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। अब ये 3 पॉइंट इस वेव फ्रंट पे है तो दे विल एक्ट एज अ सोर्स। तो ए बी एंड सी पॉइंट विल एक्ट एज अ सोर्स एंड स्टार्ट्स जनरेटिंग क्या क्या जनरेट करना शुरू करेंगे, सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेवलेट्स बननी शुरू होंगी। अब यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स जो बननी शुरू होंगी, सबसे पहले हम बोलते हैं स्टेप 1 में, ठीक है, पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी एक्ट्स एज अ सोर्स of secondary wavelets। ये सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर। अब स्टेप 2 में हम क्या बोलेंगे, द सेकेंडरी वेवलेट्स आपने हिगिंस प्रिंसिपल का सेकंड पॉइंट अभी पढ़ा था कि हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स जो होती हैं स्पीड, किस स्पीड से, लाइट की स्पीड से स्प्रेड आउट करती है हर डायरेक्शन में। लाइट की स्पीड से स्प्रेड आउट करती है हर डायरेक्शन में। तो यहां पर भी हमारे हर एक पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी शुरू होंगी वो स्पीड ऑफ लाइट से स्प्रेड करेंगी। और मान लेते हैं उसने टी टाइम लगाया आगे जाने में, स्मॉल टी टाइम लगाया, तो सेकेंडरी वेवलेट्स spread in all direction with speed, किस स्पीड से करेंगे, c। ठीक है, हम यहां पर एयर दे रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c होती है, c से दिखाते हैं, तो c से ये आगे जाना शुरू करे। और हमने बोल दिया कि ये कितने आगे, मतलब कितने टाइम बाद मुझे नया वेव फ्रंट चाहिए, टी टाइम बाद मुझे नया वेव फ्रंट चाहिए। सो सेकेंडरी वेवलेट्स spread over a sphere of radius ct। क्या बोला यहां पर कि हमारी सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड करेंगी हर डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट c से। अब हमने बोला कि मुझे टी टाइम बाद एक नया वेव फ्रंट चाहिए। कितने टाइम बाद एक नया वेव फ्रंट चाहिए, टी टाइम बाद। तो टी टाइम बाद एक नया वेव फ्रंट चाहिए तो हम बोलेंगे कि सेकेंडरी वेवलेट्स जो यहां से निकलना शुरू होंगी वो स्प्रेड करेंगी
एक स्पेयर के ऊपर, और उस स्पेयर की रेडियस क्या होगी, सी टी होगी, सी इंटू टी होगी। अब स्प्रेड की जो स्पेयर हम ले रहे हैं उसकी रेडियस सी इंटू टी के लिए, क्योंकि आपको पता होगा डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पर हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, या कितने स्पेयर की मतलब स्पेयर की कितनी रेडियस होगी यहाँ पर, या उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उसे कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना लगा सेकेंडरी वेवलेट्स को आगे जाने में, सी स्पीड ऑफ लाइट, और टाइम हमने बोला कि स्मॉल टी टाइम उसे लग रहा है आगे जाने में। तो सेकेंडरी वेवलेट्स टी टाइम के अंदर, सेकेंडरी वेवलेट्स जो है टी टाइम के अंदर स्प्रेड कर गई होंगी स्पेयर्स के ऊपर, जिनकी स्पेयर की रेडियस क्या होगी, सी टी। और वो कैसे बनी है स्पेयर की रेडियस सी टी क्यों बनी है वो मैंने बता दिया कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो है जिस सेकेंडरी वेवलेट जिस स्पीड से ट्रेवल कर रही है वो सी है, और टाइम उसका टी है। तो यहां पर से सोर्सेस से हमारे क्या जनरेट होने लगेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होने लगेंगी, और कितने कहां स्प्रेड आउट होंगी, ओवर अ स्पेयर ऑफ रेडियस सी टी। तो ये स्पेयर्स ऑफ रेडियस सी टी के ऊपर हमारा ये सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड होने लगेंगी। तो ये देखो, और हर पॉइंट से ऐसा ही होगा, क्योंकि कितने भी पॉइंट्स ले लो, हर पॉइंट से जो हमारी सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होना लगेंगी वो स्पीड ऑफ लाइट से ही जनरेट होगी। हर पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से भी हमारी सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, और किस स्पीड से होंगी, लाइट की स्पीड से होंगी। टाइम कितना लिया उसने, टी टाइम ही लिया आगे जाने में। तो डिस्टेंसेस या रेडियसेस जो मैं स्पेयर इन स्पेयर्स की लूंगा वो सबकी सेम ही रहेगी, सी टी सी टी सी टी, सी इंटू टी, यही रहेगी सी टी सी टी और सी टी। समझ में आया, क्लियर। अब हमने बोल दिया ए पॉइंट है, तो एक नया पॉइंट ये हो जाएगा ए डैश, हमने से ए डैश किया दिया, ये नया पॉइंट बी डैश, ये नया पॉइंट सी डैश। तो ए से ए डैश तक की दूरी सी टी, बी से बी डैश तक की दूरी भी सी टी, सी से सी डैश तक की दूरी भी सी टी। अब हमने हिगिंस प्रिंसिपल के जो मैंने आपको 3 पॉइंट पढ़ाए थे उसमें से 2 पॉइंट यहाँ पर अप्लाई करा दिए। अब तीसरा पॉइंट कराना है। तीसरा पॉइंट क्या था, अगर आपको नया वेव फ्रंट चाहिए, क्या चाहिए, नया वेव फ्रंट, तो क्या करना है, सेकेंडरी वेवलेट्स का टेंजेंशियल सरफेस निकाल दो। सेकेंडरी वेवलेट्स का टेंजेंशियल सरफेस, ये रही सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या निकालना है इसका, टेंजेंशियल सरफेस, वही होता है फॉरवर्ड एनवलप, और जो होता है फॉरवर्ड एनवलप वही होता है नया वेव फ्रंट। तो इन सेकेंडरी वेवलेट्स का अगर मैं इन सब का इसका टेंजेंशियल सरफेस निकालूं, इसका निकालो और इसका निकालो और उन सबको जोड़ दूं, तो टेंजेंशियल सरफेस कुछ ऐसा नहीं दिख रहा होगा क्या। इन सब का टेंजेंशियल सरफेस निकाला और इन सब के टेंजेंशियल सरफेस को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। दिख रहा है, हर स्पेयर के टेंजेंशियल सरफेस को हमने जोड़ दिया। तो उससे क्या मिल गया हमें, फॉरवर्ड एनवलप। क्या मिल गया, यही है फॉरवर्ड एनवलप, यही होगा हमारा क्या, फॉरवर्ड एनवलप। सेकेंडरी वेवलेट्स का फॉरवर्ड एनवलप, और यही फॉरवर्ड एनवलप क्या होगा, न्यू वेव फ्रंट, नया वेव फ्रंट होगा, न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद। यही होगा हमारा नया वेव फ्रंट जो कि टी टाइम के बाद बना होगा। इसे हम बोल देते हैं सी डी। तो सी डी इज अवर न्यू वेव फ्रंट जो कि हमें टी टाइम के बाद मिला होगा। और हमने इस वेव फ्रंट को बनाया किस चीज का यूज करके, हिगिंस प्रिंसिपल का यूज करके, और इसे ही कहते हैं हम हिगिंस कंस्ट्रक्शन। समझ में आया, नई पोजीशन निकाल पाए वेव फ्रंट की, नई शेप निकाल पाए वेव फ्रंट की फ्रॉम इट्स नोन पोजीशन एंड शेप। समझ में आया क्या, इसमें हमने 2 स्टेप ये लगाए, और तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, बोलेंगे टेंजेंशियल सरफेस। स्टेप सेकंड ये हो गया, स्टेप 2 में आप क्या बोलोगे, स्टेप 2 ये हो गया। अब स्टेप 3 में आप क्या बोलोगे, द टेंजेंशियल सरफेस टेंजेंशियल सरफेस ऑफ, किसका टेंजेंशियल सरफेस, ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स,
गिव्स न्यू वेव फ्रंट, उससे हमें नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। नया वेव फ्रंट क्या, CD, हमें नया वेव फ्रंट मिल गया CD आफ्टर टाइम t। तो हमने बस इसका टेंजेंशियल सरफेस निकाला, तो t टाइम के बाद हमें नया वेव फ्रंट मिल गया, फॉरवर्ड एनवेलप मिल गया। समझ में आया? ये तो हमने देखा किसके लिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए। अगर आप लीनियर वेव फ्रंट के लिए देखते हो तो वहां पर भी सिमिलर यही चीजें लगेंगी। मैं एक बार लगा के दिखाता हूँ। अब ये तीनों पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, इनसे नए डिस्टरबेंसेस जनरेट होना शुरू करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होना शुरू करेंगी, और इनसे जो सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होंगी वो स्प्रेड आउट करेंगी ओवर अ स्फीयर ऑफ रेडियस CT। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेंगी और एक स्फीयर के ऊपर स्प्रेड आउट करेंगी, और उस स्फीयर की रेडियस क्या लेंगे हम, CT लेंगे। समझ में आया? CT क्यों ली है उसकी रेडियस हमने, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और हमारी जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो ही स्पीड से आगे जाएंगी, और उसे t टाइम ही तो लग रहा है आगे जाने में, तो डिस्टेंस तो हर बार क्या लेंगे, सेम सेम सबके लिए। तो इसके लिए भी हमारी सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड करेंगी ओवर अ स्फीयर ऑफ रेडियस CT। ऐसे ही सेम टू सेम इसके लिए बोल देंगे, इसे बोल देंगे A, ये पॉइंट A से A', B से B' तक ये चली गई, और ये डिस्टर्बेंस C से C' तक। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, इसका टेंजेंशियल सरफेस निकाल देना है, फॉरवर्ड एनवेलप मिल जाएगा। तो इन सब के टेंजेंट्स को हम आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इन सब के टेंजेंट्स को आगे ज्वाइन कर देंगे, तो वही होता है हमारा टेंजेंशियल सरफेस, वही होता है हमारा फॉरवर्ड एनवेलप, वही होता है हमारा नया वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t। तो हम हिगिंस प्रिंसिपल का यूज करके t टाइम के बाद एक नए वेव फ्रंट की नई पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, उसकी शेप निकाल सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं ह्यूगिंस कंस्ट्रक्शन। और इस ह्यूगिंस कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हमने ह्यूगिंस प्रिंसिपल के वही 3 पॉइंट्स को अप्लाई किया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि मैं जब ये वेव फ्रंट बना रहा हूं बस फॉरवर्ड डायरेक्शन, सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ में आ गई, क्लियर, इसमें ये पॉइंट्स लगाने हैं बस। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं जो ये वेव फ्रंट बना रहा हूँ, ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो वेव फ्रंट बनाए जा रहे हैं ये बस आगे की डायरेक्शन में बनाए जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाए जा रहे हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में तो हमें कोई वेव फ्रंट बना ही नहीं रहे। इस बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई वेव फ्रंट दिख रहा है क्या, नहीं दिखाया जा रहा। बन तो यहाँ भी सकता है, अगर मैं ऐसे बना रहा हूं तो पीछे भी तो बना सकता हूँ इसको, मैं इसमें भी पीछे बना सकता हूँ, पर बनाया नहीं जा रहा। उसका एक रीजन है, क्योंकि हमारा बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं होता। नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। अब क्यों नहीं होता उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूं। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बैकवर्ड वेव फ्रंट क्यों पॉसिबल नहीं होता, क्यों बनाया नहीं जाता है और क्यों नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर? तो सबसे पहले तो इनके नोट्स बना लेना, इनसे भी नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है? क्लियर? नोट जरूर करा करो सारी चीजें। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे कि बैकवर्ड वेव फ्रंट क्यों पॉसिबल नहीं है। No backward wave front is possible. बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं होता। हमारा जब भी कोई वेव फ्रंट होता है उसके आगे की डायरेक्शन में ही वेव फ्रंट्स पॉसिबल होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स नहीं बनती होंगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स बनती है, सेकेंडरी वेवलेट्स बनती हैं, पर उसकी वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई वेव फ्रंट नहीं बनता है। और दूसरा, बैकवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी का भी फ्लो नहीं होता है। ये भी बात यहां पर याद कर देना, नो एनर्जी फ्लोज
no energy flows in backward direction. बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी एनर्जी फ्लो नहीं करती है, ये भी बात याद रख लो। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन कोई एनर्जी फ्लो नहीं करती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट में इसे समझाने के लिए कि बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट पॉसिबल क्यों नहीं है, उसे समझाने के लिए मैं आपको एक पॉइंट यहाँ बता रहा हूं कि एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, जो हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं, उन सेकेंडरी वेवलेट्स का अगर मैं एम्पलीट्यूड निकालता हूं तो वो जो एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 प्लस कॉस थीटा के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 प्लस कॉस थीटा के, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इससे ही मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट पॉसिबल क्यों नहीं है। सबसे पहले एम्पलीट्यूड जो है सेकेंडरी वेवलेट्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 प्लस कॉस थीटा के। क्लियर। अब यहाँ पर ये थीटा क्या है पहले वो समझते हैं। थीटा क्या है? थीटा इट इज द एंगल बिटवीन, एंगल किसके बीच में, एंगल बिटवीन हमारी रे, रे डायरेक्शन ऑफ रे बोल देते हैं, बिटवीन डायरेक्शन ऑफ रे ठीक है, जिस भी पॉइंट पे मैं देख रहा हूं बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट, उस पॉइंट पे हमारी रे की डायरेक्शन, उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ रे, रे की डायरेक्शन एंड सेकेंडरी वेवलेंथ। जिस पॉइंट पे मैं बैकवर्ड वेव फ्रंट के एम्पलीट्यूड को चेक कर रहा हूं, उस पॉइंट पे थीटा कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ रे, रे की डायरेक्शन के और सेकेंडरी वेवलेट्स के डायरेक्शन के बीच में जो भी एंगल बनता है वही होता है हमारा थीटा। ठीक है, रे और सेकेंडरी वेवलेट के बीच में जो एंगल बना दैट इज थीटा। क्लियर। अब बैकवर्ड वेव फ्रंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या आती है उसे समझते हैं। तो जैसे कि अभी हमने एक लीनियर वेव फ्रंट देखा था, उस लीनियर वेव फ्रंट से हमारा ये 3 सोर्सेस थे, उसमें ऐसे हमने बोला 3 पॉइंट लिए थे। मैं एक ही पॉइंट देखते हैं, जैसे कि ये बैकवर्ड वेव फ्रंट ऐसा कुछ देखा था अभी हमने पीछे। हमने बोलता कि ये एक पॉइंट है जो कि सोर्स की तरह काम करेगा, इससे सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होगी और स्प्रेड होंगी ओवर अ स्पेयर ऑफ रेडियस ct। अब इस पॉइंट पे मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं बैकवर्ड वेव फ्रंट बनता है नहीं बनता। तो इस पॉइंट पे रे की डायरेक्शन क्या है? ये है, रे तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे। और सेकेंडरी वेवलेट कहां जानी चाहिए? सेकेंडरी वेवलेट पीछे की डायरेक्शन में होनी चाहिए। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेकेंडरी वेवलेट किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? पीछे की डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे बैकवर्ड वेव फ्रंट चाहिए। मुझे फॉरवर्ड वेव फ्रंट के लिए तो आगे की डायरेक्शन में लेना होगा, पर बैकवर्ड वेव फ्रंट चाहिए तो उसके लिए किस डायरेक्शन में लेनी होगी? सेकेंडरी वेवलेट पीछे की डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड वेव फ्रंट के लिए सेकेंडरी वेवलेट की डायरेक्शन ये होगी, सेकेंडरी वेवलेट की डायरेक्शन ये होगी, रे की डायरेक्शन ये होगी, और ये सेकेंडरी वेवलेट और रे के बीच में कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है? 180 डिग्री। क्या बोला मैंने कि इस पॉइंट पे रे कैसे जा रही है? आगे, तो ये डायरेक्शन ऑफ रे हो गई। और बैकवर्ड वेव फ्रंट के लिए सेकेंडरी वेवलेट पीछे को जानी चाहिए, वो पीछे को जा रही होगी, तो ये रही हमारी सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट और रे के बीच में कितना डिग्री का एंगल? 180 डिग्री का एंगल। मतलब बैकवर्ड वेव फ्रंट के लिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री या मतलब पाए होनी चाहिए। क्लियर, ये होनी चाहिए। क्लियर। अब अगर थीटा की वैल्यू मैं इसके अंदर पाए रखता हूं तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, क्योंकि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो यहां पर अगर मैं कॉस थीटा मतलब कॉस पाई निकालूंगा तो आ जाएगी -1, और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 बन चुकी है, इसका मतलब
एम्पलीट्यूड जो सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से हमें मिल रहा है वो जीरो होगा, एम्पलीट्यूड इज जीरो। क्या जीरो होगा? एम्पलीट्यूड इज जीरो। ठीक है, एम्पलीट्यूड सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से जो एम्पलीट्यूड मिल रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में वो क्या होगा? जीरो होगा इस केस के अंदर। अगर एम्पलीट्यूड जीरो है तो बैकवर्ड वेव फ्रंट क्यों बनेगा? एम्पलीट्यूड ही जीरो है तो इंटेंसिटी भी हमारी जीरो होगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई वेव फ्रंट नहीं बनेगा। समझ में आ गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी वेव फ्रंट पॉसिबल क्यों नहीं होता, उसका रीजन अगर कोई पूछता है तो ये रीजन दे देना। या कोई पूछता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो क्यों नहीं होती है, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई हमारा सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से जो सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से सेकेंडरी मतलब वेव फ्रंट नहीं बन पाता है, इसी वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी का भी फ्लो नहीं होता है, क्योंकि रे जो होती है वो ऑलवेज मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब मेरा वेव फ्रंट ऐसा है तो पीछे से भी रे जो होगी वो ऐसे ही आ रही होगी, पीछे रे कोई ऐसी नहीं होगी, ये नहीं होगी पीछे से भी रे, पीछे से रे भी ऐसी ही आ रही होगी, तो मेरी जो एनर्जी फ्लो करेगी वो इसी डायरेक्शन में करेगी। एनर्जी कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती ही नहीं है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट भी मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? रे और सेकेंडरी वेवलेट के बीच का एंगल है। बैकवर्ड वेव फ्रंट के लिए अगर मैं रे और सेकेंडरी वेवलेट के बीच का एंगल देखूं तो 180 डिग्री है, तो उसके लिए 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ जाती है। 1 प्लस कॉस थीटा जीरो मतलब एम्पलीट्यूड सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से जो मिल रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में वो जीरो है। अगर एम्पलीट्यूड जीरो है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट भी नहीं होगा। ये है आपका एक रीजन। आप एक रीजन तो ये दे सकते हो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट इस वजह से नहीं मिलता होगा। दूसरा रीजन हम ये देंगे कि हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से जो इफेक्ट्स देखे जाते हैं वो हर डायरेक्शन में जितने भी इफेक्ट्स देखे जाते हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं। बस फॉरवर्ड एनवलप को छोड़ के फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो सारे इफेक्ट्स एडअप होके फॉरवर्ड एनवलप मिलता है, वेव फ्रंट मिलता है, पर बाकी की डायरेक्शन में जो भी सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से इफेक्ट्स दिखते हैं वो सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, और कैंसिल आउट हो जाते हैं इसी वजह से बाकी कोई भी डायरेक्शन में वेव फ्रंट नहीं मिलता, बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलता है। समझ में आया क्या? मैं यहां लिख देता हूं, इफेक्ट्स ड्यू टू secondary wavelets cancel out in all directions except forward envelope। समझ में आया क्या? हमारे जितने भी डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से इफेक्ट्स देखे जाते हैं वो कैंसिल आउट कर जाते हैं, बस फॉरवर्ड एनवलप को छोड़ के, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन को छोड़ के। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसी वजह से तो वेव फ्रंट मिल जाता है, पर जितनी भी बाकी की डायरेक्शन में हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स होती होंगी वो कैंसिल आउट कर जाती होंगी, इसी वजह से तो हमें बाकी पीछे की डायरेक्शन में वेव फ्रंट नहीं मिलता होगा। तो इसके दो दो आपको रीजन दे दिए मैंने, बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट क्यों नहीं पॉसिबल है, तो इसके साथ ये पॉइंट भी हमारा खत्म हो जाता है। क्लियर? तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी वेव फ्रंट नहीं होता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी भी एनर्जी का फ्लो नहीं होता, क्योंकि रे ऑलवेज आगे की तरफ जा रही है और एनर्जी उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है। कभी भी वेव की एनर्जी उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है जिस डायरेक्शन में रे जा रही होती है, और रे हमेशा ऐसे जा रही होगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी भी एनर्जी का भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जब एनर्जी रे ही नहीं जा रही होगी तो वो भी चीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो हम ह्यूजेंस प्रिंसिपल का यूज करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे, फिर रिफ्रैक्शन को भी करेंगे। तो ये हो जाता है इसके साथ खत्म, इसे भी नोट डाउन जरूर कर लेना। Laws of reflection on the basis of wave theory।
on the basis of वेव थ्योरी। ठीक है, तो अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारे उसे प्रूव करने वाले हैं। किसका यूज करके? वेव थ्योरी का यूज करके। कौन सी वेव थ्योरी? हिगिंस वेव थ्योरी। हिगिंस प्रिंसिपल जो पढ़ा वही है हमारी वेव थ्योरी। उसी वेव थ्योरी का यूज करके, अगर आपसे बोलता है वेव थ्योरी का यूज करके प्रूव कर दो या हिगिंस प्रिंसिपल का यूज करके प्रूव कर दो, तो एक ही चीज करनी है जो अब मैं आपको करवाने वाला हूं। इसमें आपको सिंपल मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका डायग्राम। उसका डायग्राम बनाने के लिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, उसी से डायग्राम बनाना, तो बहुत इजीली डायग्राम बन जाएगा। और एक बार आपने इसका डायग्राम बना लिया तो उसके आगे प्रूव करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज आपको इसके डायग्राम में जो बनानी है वो बनानी है, देखो सबसे पहले तो हमने एक सरफेस बना दिया, ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। क्लियर? हमने वो दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक्स वाई, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक इंसिडेंट रे होगी, ये होगी हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे हो गई, जहां पर ये होगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी, इंसिडेंट रे बनाई और इस पे एक नॉर्मल हमने ये ड्रॉ कर दी। क्लियर? इसने इसके साथ इंसिडेंट रे का इसके साथ जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अब आपको, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी है, इसका पार्ट 1 देखा है, तो वहां पर ये बताया गया था, क्या क्या बताया गया था कि हमारी जो रे होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होती है, वेव फ्रंट के 90 डिग्री पे ही होती है। तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो इसका जो वेव फ्रंट होगा वो इसके 90 डिग्री पे होगा, वो इसके 90 डिग्री पे होगा। तो मैं इंसिडेंट रे के 90 डिग्री पे एक वेव फ्रंट बना दूंगा और उस वेव फ्रंट का नाम क्या होगा? इस इंसिडेंट रे के 90 डिग्री पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा। इंसिडेंट रे के 90 डिग्री पे बनाया जा रहा है तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्लियर? इंसिडेंट वेव फ्रंट बना दिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया। क्लियर? अब इंसिडेंट वेव फ्रंट पे कोई भी 2 पॉइंट्स आपको ले लेने हैं। जैसे एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया और एक पॉइंट ये नीचे वाला, इसे हमने बोल दिया ए पॉइंट, इसे हमने बोल दिया ए पॉइंट और इसे हमने बोल दिया बी पॉइंट। क्लियर? अब इंसिडेंट वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होंगे वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ द हिगिंस प्रिंसिपल क्या था? ये दोनों सोर्स का काम करने लगेंगे। ये दोनों किसका काम करने लगेंगे? सोर्स का काम करने लगेंगे। तो इससे हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होना शुरू करेंगी विद द स्पीड ऑफ लाइट। और यहाँ पर जो लाइट की स्पीड है वो सी ही रहेगी, क्योंकि मीडियम कोई चेंज नहीं हो रहा है, एयर हमारा यहाँ पर मीडियम है। क्लियर? तो यहां से हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स आगे जाना शुरू करेगी। हमने बोला यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंच गई इस पॉइंट पे, ए से सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंच गई सी पॉइंट पे, और ए से सेकेंडरी वेवलेट्स को सी पॉइंट पे आने में लगा टी टाइम। क्या लगा? टी टाइम लगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैं ए से सी तक का डिस्टेंस अगर निकालूं तो वो स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड क्या लगी है? इसे यहां से यहां तक आने में सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड से चलती है, लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड है एयर में सी, और हमने बोला इसे टी टाइम लगा। क्लियर? अब हम यहां बोलेंगे जब ए से सी तक डिस्टरबेंस जा रहा था, ट्रेवल कर रहा था, सेकेंडरी वेव्स ट्रेवल कर रही थी, टी टाइम में अगर सेकेंडरी वेवलेट्स ए से सी पॉइंट पे पहुंची है तो हमारे बी से भी कुछ सेकेंडरी वेव जनरेट होंगी, और टी टाइम पे वो कहां पहुंच गई होंगी? तो सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम बी स्प्रेड ओवर अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस ct इन टाइम t। हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से हम बोलेंगे कि हमारी इसकी यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स जो जनरेट हुई है वो कहां पहुंच गई होंगी? ओवर अ हेमिस्फीयर।
एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्प्रेड हो गई होंगी और उस हेमिस्फीयर की रेडियस क्या होगी, ct होगी। हम इसे डी पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं। अभी समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जितने टाइम में ए से सेकेंडरी वेवलेट सी पॉइंट पे गई है, उतने ही टाइम में बी से भी सेकेंडरी वेवलेट्स आगे जाना शुरू करेंगी। और जब टाइम सेम है, स्पीड ऑफ लाइट सेम है, तो जितना डिस्टेंस ए से सी पे जितना डिस्टेंस ए सी का है, उतनी ही दूर पे सेकेंडरी वेवलेट यहां से गई होंगी। मतलब जो बीडी दूरी है, जो बीडी डिस्टेंस है, वो भी सी टी के ही बराबर होगा, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होगा। तो हमने ये बोल दिया, ये जो एक तो पहली बात, ये बीडी की वैल्यू भी सीटी ही रहेगी और एसी की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर सीटी है। क्लियर? ठीक है, इसको भी लिख देंगे, यहां लिख देते हैं सीटी। और हम बोलेंगे जितने टाइम में ए से डिस्टरबेंस को सी पे आने में लगा, उतने ही टाइम में बी से जो था सेकेंडरी वेवलेट्स या डिस्टरबेंसेस जो थे, वो स्प्रेड हो गए ओवर अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस सीटी। हमने सीटी की आर्क ली, सीटी की लेंथ ली कंपास में और उसकी आर्क लगा दी। क्लियर? ये अब हमें क्या करना था, अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट्स ऑफ द ह्यूगिन्स प्रिंसिपल, हमें फॉरवर्ड एनवलप निकालना है, मतलब टेंजेंशियल सरफेस निकालना है। तो हमने सी से डी पॉइंट पे एक फॉरवर्ड एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देना है। तो यहां से टेंजेंशियल सरफेस यहां तक का हमने एक ड्रॉ कर दिया। अब ये जो टेंजेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ करा है, जो सी से डी पॉइंट तक ये जा रहा है, ये होगा हमारा नया वेव फ्रंट, ये होगा हमारा नया वेव फ्रंट। नया वेव फ्रंट मतलब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये जो सी डी दिख रहा है, यही हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया है, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट से 90 डिग्री के दूरी पे रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो ऐसे कुछ हमने रिफ्लेक्टेड रे दिखा दी। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो इससे 90 डिग्री की दूरी पे रिफ्लेक्टेड रे बन गई। ये होगी रिफ्लेक्टेड रे और इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे का इससे जो एंगल होगा, ये हो जाएगा आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपली मैंने हिगिंस प्रिंसिपल के 3 पॉइंट्स का यूज किया और ये डायग्राम बन गया। क्लियर? इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है डायग्राम को बनाने में, मैंने हिगिंस प्रिंसिपल का ही यूज किया है और ये पूरा डायग्राम बन गया। स्टेप 1, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर इंसिडेंट रे बनानी है। पहले स्टेप में इंसिडेंट रे बनानी है, उसके 90 डिग्री पे इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाना है। बना दिया इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्लियर? अब ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आपने बना लिया, फिर उसके बाद क्या करना है, इंसिडेंट वेव फ्रंट पे 2 पॉइंट लिए स्टेप 2 के अंदर। उन 2 पॉइंट से नए डिस्टरबेंसेस जनरेट हुए और टी टाइम में वो डिस्टरबेंस ए से सी पे पहुंचा और बी से स्प्रेड कर गया ओवर अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस बीडी। ओवर अ हेमिस्फीयर ऑफ बीडी की हमने आर्क लगा दी। फिर हमने सी से डी तक का एक टेंजेंशियल सरफेस बनाया और वो जो हमारा टेंजेंशियल सरफेस है, वही हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट से 90 डिग्री के दूरी पे रिफ्लेक्टेड रे बना दी। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और इस रिफ्लेक्टेड रे ने इस नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बनाया होगा। खत्म, डायग्राम खत्म हो गया। अब ये तो हो गया इसका डायग्राम खत्म। अब इस डायग्राम को पूरा बनाना तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये रे पीछे से ऐसी आ रही होगी। क्लियर? ऐसे दिखाया जाता है कि रे ऐसे पीछे से आ रही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम वैसे यही है पूरा। ये डायग्राम हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके प्रूफ पे। अब डायग्राम तो आपको समझ में आ गया, ये स्टेप्स फॉलो करो, डायग्राम सिंपली बन जाएगा। डायग्राम में ही कंफ्यूजन होती है मेन इसकी। अब ये रहा इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट ने जो सरफेस के साथ एंगल बनाया है, उसे लेना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? सिंपल। फिर उसके बाद रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ने जो सरफेस के साथ एंगल बनाया, उसे ले लेना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रहा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ने सरफेस के साथ जो ये एंगल बनाया है, ये रहा सरफेस के साथ एंगल, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। सिंपल, ये आई हो गया, ये आर हो गया। अब प्रूफ करना है, प्रूफ 2 मिनट में हो गया, बस खत्म। 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर BAC और दूसरा ट्राइंगल आप यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल BDC। 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं BAC और BDC। क्लियर? BAC BDC। क्लियर?
ये दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है बस। ये दो ट्राइंगल्स के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है ढंग से देखो तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपने टेंजेंट ही ड्रॉ करी है, ये टेंजेंशियल सरफेस है, 90 डिग्री का होगा। तो एंगल BAC बराबर होगा एंगल BDC के। रीजन क्या दोगे? BAC बराबर एंगल BAC बराबर होगा एंगल BDC के। रीजन क्या दोगे? 90 डिग्री ईच। क्लियर? तो एक तो 90 डिग्री का एंगल मिल गया, राइट एंगल मिल गया। फिर यहाँ पर BC क्या है इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर? कॉमन। तो BC इज इक्वल टू BC कॉमन। ठीक है, ये भी हो गया खत्म। थर्ड चीज क्या है दिख रही है इसमें कि इस ट्राइंगल की एक साइड है AC और इस ट्राइंगल की एक साइड है BD, और ये दोनों साइड AC और BD CT के बराबर है, मतलब दोनों भी आपस में बराबर है। मतलब AC बराबर है किसके? BD के। रीजन क्या है? क्योंकि AC और BD दोनों ही किसके बराबर थे? CT के, C इंटू D के। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा भी है, ये रहा CT AC भी और BD भी CT के बराबर है। क्लियर? तो इसमें हमें देखो एक राइट एंगल मिला और इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस मिली और इस ट्राइंगल की एक साइड इक्वल मिल गई। तो राइट हाइपोटेन्यूस साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्राइंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BDC के। रीजन RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने यहाँ पर लगाया। तो RHS से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि एंगल BABC किसके बराबर होगा? एंगल ABC बराबर होगा एंगल, ये रहा एंगल ABC बराबर होगा एंगल DCB के बाय CPCD से। क्लियर? तो CPCD से हमने दो एंगल इक्वल कर दिए, क्योंकि हमने क्या करा था? ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करे थे। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सॉरी कॉन्ग्रुएंट बोलो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, ये इक्वल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन था? ABC और DCB। अब ABC वाले एंगल तो एंगल I है और DCB वाला एंगल देखो कौन है? एंगल R है। ये I के बराबर था और ये R के, मतलब एंगल I किसके बराबर आ चुका है? R के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने इसको प्रूव कर दिया किसका यूज करके? ह्यूजेंस प्रिंसिपल का यूज करके। उसके वो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर यूज करे और ये खत्म हो गया। तो एक और इसकी पॉइंट होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, एक और पॉइंट होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो वो तो हमें डायग्राम में ही दिख रहा है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी, नॉर्मल भी दिख रही है, ये सब के सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो इसके साथ हमारे दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो जाते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हो गए प्रूव, अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे नोट डाउन जरूर करना, ठीक है? बस ऐसे ही देखना नहीं, इसे नोट डाउन जरूर करो। सिंपल सा ये स्टेप फॉलो करो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपका प्रूव हो जाएगा ह्यूजेंस प्रिंसिपल का यूज करके। क्लियर? मैं सर अब कर रहा हूं। Laws of refraction on the basis of वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के बेसिस पे रिफ्रैक्शन के लॉज को प्रूव कर रहे हैं वो। रिफ्रैक्शन का मेन लॉ क्या है हमारा? स्नेल्स लॉ। sin I upon sin R is equals to nu(2)1 refractive index of medium 2 with respect to 1। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए भी आपका डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं डायग्राम को। सबसे पहले एक सरफेस बना दिया, जैसे वहां पर बनाया था, यहाँ पर भी हमने एक सरफेस बनाया XY।
अब यहाँ पर जो ये एक्स वाई सरफेस है, ये आपके दो मीडियम्स हैं, उन दो मीडियम्स को कर रहा है सेपरेट। एक मीडियम है ऊपर मीडियम 1, ये पहला मीडियम है आपका, और नीचे है आपका मीडियम 2। ये एक्स वाई सरफेस जो है एक इंटरफेस का काम कर रहा है, ये दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। मान लेते हैं ऊपर मेरा रेयरर मीडियम है और नीचे मेरा डेंसर मीडियम है। क्लियर? अब आपको जैसे कि रेयरर मीडियम फर्स्ट मीडियम है, तो इसके अंदर लाइट की स्पीड v1 ले लेते हैं, इसके अंदर लाइट की स्पीड v2 ले लेते हैं। तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है डेंसर मीडियम के मुकाबले, v1 इज ग्रेटर देन v2। क्लियर? ये सब तो हमने लिख दिया। अब आते हैं इसके डायग्राम पे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको क्या बनानी है, इंसिडेंट रे। यहाँ पर भी हमने एक इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दी, ये होगी हमारी इंसिडेंट रे। नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दी, इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई है हमारी, ये नॉर्मल होगी। इंसिडेंट रे ने इसके साथ जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद जैसे वहां बताया था इंसिडेंट वेव फ्रंट बनवाया था, वैसे ही यहां पर भी इंसिडेंट वेव फ्रंट बनवाओ। तो इंसिडेंट रे से 90 डिग्री आगे बनाएंगे तो क्या बनेगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट रे से 90 डिग्री आगे बनाओगे तो क्या बनेगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्योंकि इंसिडेंट रे और इंसिडेंट वेव फ्रंट के बीच में 90 डिग्री होगा। पता है ना आपको, एक रे ऑलवेज 90 डिग्री पे होती है, परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के। तो इंसिडेंट रे है तो इसके आगे पर एक 90 डिग्री का एंगल लेंगे तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्लियर? इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। फिर इंसिडेंट वेव फ्रंट्स पे कुछ पॉइंट्स लेने थे, हम दो पॉइंट्स यहाँ पर ले लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर ए ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पर बी ले लिया। क्लियर? ये दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ले लिए। बी पॉइंट है मेरा, इसको ऐसे दिखा देते हैं, बी पॉइंट को यहाँ निकाल देते हैं। ये रहा बी पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट। अब ये दोनों सोर्स की तरह बिहेव करने लगेंगे और इससे सेकेंडरी वेव जनरेट होना शुरू करेंगी। सेम वही बात जो अभी बताई थी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला यहां पर भी लगाएंगे। यहां पर भी सेम बात हम बोलेंगे कि ए से डिस्टरबेंस टी टाइम बाद सी पे पहुंच गया है। ए से डिस्टरबेंस जो था वो टी टाइम बाद कहां पहुंच चुका है, सी पॉइंट पे। ठीक है, तो ए से डिस्टरबेंस अगर सी पॉइंट पे पहुंचा है तो उसको जो वो जो एसी डिस्टेंस है वो कितना होगा, एसी डिस्टेंस जो होगा स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड, अभी ये कौन सा मीडियम है, फर्स्ट मीडियम है, तो लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम की लेंगे v1 और उसे सी तक आने में टी टाइम लगा है, उसे सी तक आने में टी टाइम लगा है। तो अगर टी टाइम में ए से डिस्टरबेंस सी पॉइंट तक पहुंच गया है तो उतने ही टाइम में बी से भी डिस्टरबेंसेस जनरेट हुए होंगे और वो स्प्रेड कर गए होंगे ओवर अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस बीडी, ओवर अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस बीडी। क्लियर? जैसे पीछे बताया था उसी तरीके से बता रहा हूं मैं। यहां से डिस्टरबेंसेस जो होंगे हमारे, यहां से जो डिस्टरबेंसेस होंगे वो ओवर अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस बीडी, बी से डी, ओवर हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस बीडी, उस हेमिस्फीयर में स्प्रेड कर गए होंगे। अब ये जो बीडी डिस्टेंस है वो कितना होगा, बीडी डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब ये सेकंड मीडियम है, ढंग से देखो ये सेकंड मीडियम है, तो सेकंड मीडियम की स्पीड लेंगे v2 और टाइम तो t ही रहेगा। जितने टाइम में सेकेंडरी वेवलेट यहां से आई है उतने ही टाइम में b पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट सेकंड मीडियम के अंदर पहुंची है d पॉइंट पे। और जितने टाइम में सेकेंडरी वेवलेट a से c पॉइंट पे आई है उतने ही टाइम में b से सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड कर गई होंगी ओवर अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस bd और bd की वैल्यू v2t। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं
कि AC और BD में बड़ा कौन सा डिस्टेंस होगा, तो सीधे सीधे AC डिस्टेंस बड़ा होगा, क्योंकि V1 स्पीड ज्यादा है तो फर्स्ट मीडियम में इस सेकेंडरी वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और सेकेंड मीडियम के अंदर इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ये आपको यहाँ पर दिखेगा। क्लियर? ये आपको दिखाना भी है यहाँ पर, यार देखने में भी पता लगना चाहिए। देखो देखने में पता लग रहा है ये डिस्टेंस ज्यादा है V1T वाला, और ये जो V2T डिस्टेंस है ये कम होगा। क्लियर? B से D तक का डिस्टेंस। अब आपने 2 पॉइंट्स ह्यूजेंस प्रिंसिपल के लगा दिए, वेव फ्रंट बनाया, वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स है उससे सेकेंडरी वेव बनी, सेकेंडरी वेव्स बनी तो स्पीड ऑफ लाइट से वो स्प्रेड कर गई उस मीडियम के अंदर। फिर उसके बाद टेंजेंशियल सरफेस हम निकालेंगे, फॉरवर्ड एनवलप निकालेंगे। फॉरवर्ड एनवलप मतलब टेंजेंशियल सरफेस। तो C से D पॉइंट तक हम एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देंगे, और यही टेंजेंशियल सरफेस जो हम ड्रॉ करेंगे यही होगा हमारा क्या, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। समझ में आया? ये बन गया हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ये ऐसे इधर एरो भी दिखा देना, ये एरो हो गया हमारा। क्लियर? ये एरो दिखाना तो पीछे से आते हुए दिखाना है इस एरो को, अगर आपको तो पीछे से ऐसे आ रहा होगा एरो, ये 2 रेज ऐसे आ रही होंगी। क्लियर? अब आपको समझ में आ जाएगा, पूरा डायग्राम हो गया। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट ने जो इस सरफेस के साथ एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ने जो इस सरफेस के साथ एंगल बनाया, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है? और ये वाला एंगल भी अगर मैं निकालूं तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ ही होगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है। जो ये रे है ये रिफ्रैक्टेड है, ये इंसिडेंट है तो ये रिफ्रैक्टेड रे आ रही है नीचे। तो हमें यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ दिख रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ दिख रहा है, 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। ठीक है? क्या दिख रहे हैं हमें यहाँ पर? 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल है हमारा ABC, और दूसरा वाला ट्राइंगल जो है वो है हमारा, एक तो हो गया ABC, दूसरा है हमारा BDC। ये 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। इन 2 ट्राइंगल्स के अंदर साइन I की वैल्यू इस ट्राइंगल के अंदर से निकालेंगे, ट्राइंगल ABC के अंदर से साइन I की वैल्यू निकालना। साइन I की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस ट्राइंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज कौन होगा? ये। तो V1T हमारा परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका? BC। ऐसे ही साइन R की वैल्यू निकालूंगा इस ट्राइंगल से, तो इस ट्राइंगल से साइन R की वैल्यू क्या होगी? वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर क्या है? V2T। ठीक है? मैं डायरेक्ट V2T बोल रहा हूँ, वैसे परपेंडिकुलर जो है वो BD है, उसकी वैल्यू सीधे मैं V2T रख रहा हूँ, और हाइपोटेन्यूज क्या है? BC। ठीक है? तो साइन I और साइन R की वैल्यू आपकी निकल गई। अब साइन I और साइन R की वैल्यू निकल गई है, तो क्या करना, साइन I और साइन R जो है इनका रेशियो निकाल देना। साइन I और साइन R का रेशियो निकाल देना। ठीक है? बस रेशियो निकालोगे तो V1T अपॉन BC, और नीचे आ जाएगा V2T अपॉन BC। रेशियो निकाल दिया तो हो जाएगा V1T अपॉन BC इंटू ये हो जाएगा BC अपॉन V2T। ये BC से BC कैंसिल आउट हो जाएगा, ये T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? V1 अपॉन V2। और आपको पता होगा V1 अपॉन V2 ν/1 के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, V1 अपॉन V2 की वैल्यू ν/1 के बराबर होती है, ये आपको पता होगी। तो यहां से हमारा साइन I अपॉन साइन R किसके बराबर आ जाता है? ν/1 के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और यही तो होता है स्नेल्स लॉ। तो देखो हमने ह्यूजेंस प्रिंसिपल का यूज करके ये डायग्राम बनाया, डायग्राम से साइन I साइन R की वैल्यू निकाली इस ट्रायंगल से उस ट्रायंगल से, और जो वैल्यू निकली उसका रेशियो निकाला, और रेशियो निकाला तो किसके बराबर आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ हो जाता हमारा यहाँ से प्रूव। तो देखो हमने ह्यूजेंस प्रिंसिपल का यूज करके, वेव थ्योरी का यूज करके स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया। बाकी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द प्लेन, ऑल लाइन द सेम प्लेन, वो तो हमें दिख ही रहा है। तो यहां से हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव हो जाता है,
रेयरर से डेंसर मीडियम के लिए कौन सी थ्योरी से? वेव थ्योरी से, ह्यूजेंस प्रिंसिपल से। जैसे हमने ह्यूजेंस प्रिंसिपल का यूज करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया है। ये जो हमने स्नेल्स लॉ को प्रूव किया है ये रेयरर से डेंसर मीडियम के लिए किया है। ये कौन से मीडियम के लिए कराया है? रेयरर से डेंसर मीडियम के लिए। अगर आपको डेंसर से रेयरर मीडियम के लिए इसको प्रूव करना है तो उसके लिए भी कर सकते हो। उसमें क्या है, बस डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मेथड सब सेम होगा। देखो कैसे, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। उसके लिए भी आपने एक सरफेस बनाना है एक्स वाई। ये एक सरफेस बन गया एक्स वाई। इस बार आपका मीडियम वन जो होगा वो डेंसर मीडियम होगा। मीडियम फर्स्ट ये हमारा डेंसर है और इस मीडियम के अंदर आपकी लाइट की स्पीड v1 है और मीडियम सेकंड हमने रेयरर ले लिया। मीडियम सेकंड रेयरर मीडियम है, इसके अंदर लाइट की स्पीड v2 है। अब तुम्हें बताइए रेयरर के अंदर स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर के मुकाबले, तो v2 इज ग्रेटर देन v1। अब इंसिडेंट रे आई जो कि यहाँ पर स्ट्राइक करेगी। इंसिडेंट रे जहां पर स्ट्राइक करेगी वहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर देनी है। तो ये होगी हमारी एक नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, हो गया इंसिडेंट रे। फिर इंसिडेंट रे से 90 डिग्री पे इंसिडेंट वेव फ्रंट, सेम वैसे ही ये हो गया हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब इस इंसिडेंट वेव फ्रंट पे 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं A और दूसरा पॉइंट ये रहा B। अब A से कुछ न्यू डिस्टर्बेंसेस जनरेट हुए होंगे जो कि T टाइम के बाद C पॉइंट पे पहुंच गए होंगे। A से C तक की दूरी अगर मैं निकालूं तो स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब फर्स्ट मीडियम के अंदर स्पीड क्या है मेरी v1 और टाइम कितना लिया इसने T। जितने टाइम में A से डिस्टर्बेंसेस C पे पहुंचे होंगे उतने ही टाइम में B से डिस्टर्बेंसेस कहां स्प्रेड कर गए होंगे, ओवर अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस BD। वो स्प्रेड कर गए होंगे ओवर अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस BD। तो स्प्रेड कर गए ओवर अ हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस क्या है हमारी BD। और इस BD की वैल्यू कितनी होगी, इस BD की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है सेकंड मीडियम में v2 और टाइम क्या है t। फिर क्या करना है हमें, टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है C से इस D पॉइंट पे। ये रहा टेंजेंशियल सरफेस और ये जो CD टेंजेंशियल सरफेस में मिला है यही हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर, ये हो गया हमारा v1t, ये हो गया हमारा v2t। बस इस डायग्राम में डिफरेंस ये है कि आपका यहाँ पर उस केस में AC बड़ा था, ये डिस्टेंस बड़ा था, ये डिस्टेंस छोटा था। इस केस में आपका जो AC डिस्टेंस होगा वो छोटा होगा BD के मुकाबले। ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये कम, क्योंकि रेयर मीडियम के अंदर T टाइम में सेकेंडरी वेवलेट ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा दूरी तय कर पाएगी, क्योंकि रेयर मीडियम के अंदर स्पीड ज्यादा है। डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड कम है तो उसके अंदर वो उतने ही समय में कम दूरी तय कर पाएगी। बस इतना डिफरेंस है डायग्राम में, बस इतना डिफरेंस है। आपको ये वाली रे जो है वो इसके मुकाबले थोड़ी सी बड़ी दिखानी है, ठीक है। दिखने वैसे इसमें भी थोड़ी बहुत दिख रही है और दिखा सकते हो तो और बड़ी दिखाओ इससे। क्लियर। अब इसके बाद फिर वही इंसिडेंट वेव फ्रंट ने सरफेस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ने जो इस सरफेस के साथ बनाया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी हो जाएगा। फिर क्या निकालना है, साइन आई और साइन आर। साइन आई और साइन आर निकालना है। साइन आई की वैल्यू निकालो और साइन आर। साइन आई की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है v1t, हाइपोटेन्यूज क्या है bc। साइन आर की वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर क्या है v2t अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है bc। क्लियर। फिर साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो।
साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो क्या होगा, v1t अपॉन bc अपॉन v2t अपॉन bc हो जाएगा v1t अपॉन bc मल्टीप्लाई bc अपॉन v2t, t से t कैंसिल आउट, bc से bc कैंसिल आउट, v1 अपॉन v2 आ जाएगा, v1 अपॉन v2 न्यू 2 1 के बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू न्यू 2 1 के बराबर आ गई, जो कि हमें करनी थी प्रूव। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब स्नेल्स लॉ डेंसर से रेयरर मीडियम के लिए भी प्रूव करना है, तो सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। बस ये छोटा सा डिफरेंस क्या है, ये वाला डिफरेंस है कि यहाँ पर हमारा जो डेंसर रेयरर मीडियम में होगा उस डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया होगा, जैसे कि पीछे वाले में भी था। बस उतना ही डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में, और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो ये हो जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वेव थ्योरी का यूज करके, हिगिंस प्रिंसिपल का यूज करके। और अब आते हैं, ये तो हमने हिगिंस प्रिंसिपल का यूज करके इन दोनों लॉज को प्रूव तो कर दिया, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। हिगिंस प्रिंसिपल हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हटा देते हैं, हम नोट डाउन जरूर कर लेना इन सब चीजों को। तो अब हम बात करते हैं कि जब हमारी जब हमारा रिफ्रैक्शन होता है ना, तो रिफ्रैक्शन के टाइम पे वेवलेंथ में, वेव स्पीड में और फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आते हैं। चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव स्पीड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, क्या चेंजेस आते हैं वो हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रख लो, रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो मीडियम में चेंज आता है। रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो मीडियम में चेंज आता है। सबसे पहले इसका हेडिंग में यहां लिख देता हूं, हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी, क्या होगा, स्पीड क्या होगा, एंड वेवलेंथ। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के टाइम में फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आता है, स्पीड में क्या चेंज आता है, वेवलेंथ में क्या चेंज आता है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो मेन चीज क्या हो रही होती है, मीडियम का चेंज, मीडियम चेंज हो रहा होता है। तो हमारी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो मीडियम का चेंज होता है। क्या हम सोर्स बदलते हैं, जो लाइट हमारी जिस सोर्स से आ रही थी उसी सोर्स से अभी भी आ रही होगी, तो हमने लाइट का सोर्स तो नहीं चेंज किया। अगर हमने लाइट का सोर्स चेंज नहीं किया तो हमारी फ्रीक्वेंसी में भी कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है सोर्स की। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की प्रॉपर्टी है। मतलब सोर्स जब तक चेंज नहीं कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आ रहा। हमारा सोर्स हर समय उतनी ही फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा जितनी पहले भी कर रहा था। मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा रिफ्रैक्शन के टाइम पे, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में होता क्या, मीडियम का चेंज। तो मीडियम का चेंज जब भी हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगी, बिकॉज क्या रीजन है इसका, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी होती है, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, सोर्स की, या कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब सोर्स जब तक चेंज नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज तब तक नहीं आना, चाहे मीडियम कुछ भी चेंज कर लो। समझ में आया क्या? अगर मेरा जो सोर्स है
वो हमारे n वेव फ्रंट्स जनरेट कर रहा है t टाइम में, तो मेरी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। और अगर वो n वेव फ्रंट जनरेट कर रहा था t टाइम में एक मीडियम के अंदर, तो दूसरे मीडियम के अंदर भी उतने ही वेव फ्रंट्स जनरेट करेगा t टाइम में। मतलब क्या बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर वो उतने ही वेव फ्रंट जनरेट करेगा तो वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो मेन बात ये समझो कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता जब हम रिफ्रैक्शन कर रहे होते हैं, रिफ्रैक्शन के टाइम पे, मीडियम चेंज होने के टाइम पे। क्लियर। अब आते हैं कि स्पीड में चेंज आता है क्या, वेवलेंथ में चेंज आता है। हाँ, स्पीड और वेवलेंथ दोनों में चेंज आता है, बस फ्रीक्वेंसी में ही नहीं आता है चेंज। क्लियर। अब आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, ν2 का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब ν2 की एक वैल्यू, एक फॉर्मूला होता है ν2 अपॉन ν1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और एक इसका एक और फॉर्मूला होता है स्पीड के साथ रिलेशन, वो होता है v1 अपॉन v2। क्या होता है, v1 अपॉन v2। और एक फॉर्मूला हमारा होता है कि स्पीड जो होती है वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के बराबर होती है। ये हमारी v मतलब स्पीड है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो हमारी जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होती है। ठीक है, तो v1 की वैल्यू क्या होगी, v1 की वैल्यू होगी ν इंटू λ1। अब आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पर v1 लिखा और यहाँ पर बस ν लिखा और λ1 लिखा, ν को ν1 क्यों नहीं लिखा मैंने, जब मैंने सबके नीचे 1 1 लगाया तो ν को ν1 क्यों लिखा। सबके नीचे 1 लगाने का रीजन ये है कि पहले मीडियम में स्पीड ये थी, फर्स्ट मीडियम के अंदर वेवलेंथ ये थी, पर मीडियम चेंज होएगा तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी हर मीडियम में सेम है, तो उसे ν ही लिखेंगे, उसे ν1 ν2 नहीं लिखते। ऐसे v2 की वैल्यू निकालूंगा तो v2 की वैल्यू क्या निकलेगी, ν इंटू λ1 λ2, क्योंकि मीडियम 1 लो या 2 लो, फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पर मैं v1 की वैल्यू क्या रख दूंगा, ν λ1 और नीचे ν λ2, तो ν से ν कटेगा, तो हमारा ये λ1 अपॉन λ2 के बराबर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है v1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और v2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपने मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। मतलब देखो ν1 नीचे है तो v1 स्पीड फर्स्ट मीडियम के ऊपर है, और ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का नीचे रखा है तो उसकी वेवलेंथ भी ऊपर है। मतलब हमारी जो वेवलेंथ होती है एक मीडियम की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और स्पीड भी जो होती है एक मीडियम के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यहाँ से हमें क्या पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के भी। क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके अंदर लाइट की स्पीड कम होगी। ठीक है, और जिस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके अंदर वेवलेंथ भी जो होगी लाइट की वो कम ही मिलेगी। ये हमें यहां से समझ में आया। ठीक है, क्लियर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड भी ज्यादा, और स्पीड कम और वेवलेंथ भी कम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ज्यादा मिलेगी और वेवलेंथ भी ज्यादा मिलेगी। जिस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहता है उसके अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा मिलती है और वेवलेंथ भी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। तो हमें ये रिलेशनशिप यहाँ से मिला। मतलब स्पीड और वेवलेंथ में चेंज आता है, और क्या रिलेशन है चेंज आने का, वो ये है। क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन दे दिया। अगर आपका फर्स्ट मीडियम, इफ मीडियम फर्स्ट क्या हो जाए, एयर हो जाए, वैक्यूम हो जाए, एयर हो जाए या वैक्यूम हो जाए, तो उस टाइम में फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और हमारा जो फर्स्ट मीडियम के अंदर स्पीड होगी v1 जो होगी वो किसके बराबर होगी, c के बराबर होगी। v1 किसके बराबर होगी, c के बराबर होगी, क्योंकि एयर या वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू c। तो वहां पर ये जो फॉर्मूला है ν21 वाला फॉर्मूला
वो किसके बराबर था, न्यू टू अपॉन न्यू वन के, वो बराबर था v1 अपॉन v2 के। ठीक है, तो न्यू टू तो न्यू टू ही रहेगा, नीचे न्यू वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया न्यू टू इज इक्वल्स टू v1 की वैल्यू c अपॉन v2। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो मेरा सेकंड मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं बोल रहा हूँ न्यू, और सेकंड मीडियम के अंदर जो मेरी स्पीड है v2 उसे बोल देता हूँ v। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन v, न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन c अपॉन v। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं उसको, अगर मुझे किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या करूंगा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऊपर रखेंगे और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन डेड मीडियम, उस मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो नीचे रख देना। न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ गया? तो ये हमारे छोटे छोटे रिलेशंस थे। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, स्पीड और वेवलेंथ में चेंज आता है, और कैसा चेंज आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, क्लियर हो गए, इसे भी नोट डाउन जरूर कर लेना। नेक्स्ट चीज पे आते हैं अब हम देखेंगे कि अगर हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट प्रिज्म पे गिरता है, प्लेन वेव फ्रंट किसी मिरर पे इंसिडेंट होता है, या प्लेन वेव फ्रंट किसी लेंस पे इंसिडेंट होता है, तो उस टाइम पे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो मिलते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने शुरुआत में ले लिया एक प्रिज्म, ये ले लिया एक प्रिज्म। अब मेरा एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है किसके लिए, इस प्रिज्म के लिए। और प्लेन वेव फ्रंट से जो रे आती है डेट आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, तो ऐसी कुछ रेज आ रही होंगी इस वेव फ्रंट से। ये हमारा कैसा वेव फ्रंट होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, इसकी रेज आ रही है ऐसे, जैसे इससे टकराएंगी तो ये रेज बेंड कर जाएंगी। ये वाली रे जो है ये इस प्रिज्म के बहुत छोटे से पार्ट से, छोटी सी थिकनेस से पास कर रही है, तो इसमें बेंडिंग कम हो रही है। पर ये वाली रे जो है इतनी ज्यादा प्रिज्म के इतनी ज्यादा थिकनेस से पास करती हुई जा रही है, तो इसमें बेंडिंग क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो इतनी ये बेंड हो जाएगी ऐसे, और ये बेंड ऐसे होंगी। तो अगर मेरे को क्या देखनी है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट देखना है, तो इन रे के 90 डिग्री पे जो भी सरफेस बनेगा, जो भी प्लेन बनेगा, वो हो जाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो इस केस में रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ऐसा दिखता है। समझ में आया क्या? तो ये तो हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट CD, क्लियर इसके लिए। अब ऐसे ही अगर मेरा एक इंसिडेंट वेव फ्रंट किसी मिरर पे या लेंस पे पड़ता है, जैसे कि कोई लेंस ले लेते हैं, कन्वेक्स लेंस ले लिया। अब मेरा एक इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो प्लेन वाला ही है, प्लेन वेव फ्रंट है, ये ऐसे पास करा यहां से, ठीक है, इससे ये हमारी रेज पास कर रही है, दीज रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है AB, इस इंसिडेंट वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रे निकल रही है। अब ये जो रेज है, जो जैसे कन्वेक्स लेंस करता है रेज को कन्वर्ज, वैसी ये रेज मैंने कन्वर्ज करवा दी, ऐसी ये रेज को कन्वर्ज करता है। क्लियर? जैसे करता है वैसे ही करवानी है, कुछ नया कुछ नहीं करना है। तो ऐसे इसने करा। अब मेरे को वेव फ्रंट बनाना है रिफ्रैक्टेड वाला, तो इन रेज के 90 डिग्री पे बनाना है। तो इन रेज के 90 डिग्री पे अगर कोई सरफेस बनेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा सरफेस। तो इस केस में ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। समझ आया? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट।
सेम आप चीज कन्वेक्स लेंस के लिए भी कर सकते हो। कन्वेक्स लेंस के लिए भी ये चीज लगा सकते हैं, देखिए यही लगा देते हैं। ये मेरा ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट से रेज आ रही हैं परपेंडिकुलर उसके, ये रेज आ रही है, ये प्लेन वेव फ्रंट ए बी है। अब ये रेज कैसे पास हो जाती हैं, ये ऐसे डाइवर्ज कर देता है, ये ऐसे डाइवर्ज कर देता है, फिर हमें रे कहाँ आती हुई, यहाँ पीछे आती हुई ऐसे मिलती है। ये रेज हमें ऐसी आती हुई दिखती है। तो इन रेज की वजह से जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, वो कैसा बनेगा, वो कैसा वेव फ्रंट बनेगा, इसका जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट अगर मैं इस पॉइंट पे बनाऊंगा तो वो ऐसे दिखेगा, ये हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। समझ में आया क्या, क्लियर। ऐसे ही आप किसी मिरर के लिए भी बना सकते हो, जैसे कि आपका एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर पे ये रहा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्लेन वेव फ्रंट जो है, जो भी वेव फ्रंट दे रखा है उससे रेज निकालनी है। ये प्लेन वेव फ्रंट दे रखा है तो इससे रे जो निकलती है वो 90 डिग्री पे निकलती है इसकी, तो 90 डिग्री पे रे निकाल दी, निकल गई ये रे, तो ये रही हमारी रेज। अब ये क्या करता था, इसे कन्वर्ट कर देता था एक पॉइंट पे, तो इसने कन्वर्ट कर दिया उस पॉइंट पे, ये रेज ऐसी चली गई। अब ये रेज ऐसी चली गई तो ये क्या करेगा इन रेज को, ये क्या करेगा इन रेज को हमारा कन्वर्ज करेगा, तो इसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कुछ ऐसा दिख जाएगा। इसे हम बोलते हैं क्या, कन्वर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट दिखेगा वो स्पेरिकल शेप का होगा और कन्वर्जिंग हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही आप कन्वेक्स लेंस के लिए भी इसे ड्रॉ कर सकते हो। कन्वेक्स लेंस के लिए यहाँ पर आपको वो डाइवर्जिंग टाइप दिख जाएगा। क्लियर, समझ में आया क्या। तो आप हर चीज के लिए ऐसे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बना सकते हो, चाहे वो मिरर से पास हो रहा हो, लेंस से पास हो रहा हो, प्रिज्म से पास हो रहा हो। तो इसके साथ हमारा हिगिंस प्रिंसिपल पूरा खत्म हो जाता है, उसके जितने भी हमारे प्रूफ थे वो प्रूफ खत्म हो जाते हैं, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो 2 हमने करे वो भी खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करने वाले हैं, YDS करने वाले हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उसके डेरिवेशन करने वाले हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना इसमें अगर आपको कुछ भी पॉइंट अच्छा लगा हो। अगर कोई भी टॉपिक आप आगे समझना चाहते हैं तो उस चीज को भी आप इसमें कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू।